इसे लिख लो, फिर मैं इसे रख कर दूँ। मैम स्टार्ट कर दीजिएगा। कर दिया? इसे आप लोग नोट डाउन करें, फिर लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया? हो गया? गुड। रेनिन भी लिख लिया ना आप लोगों ने? गुड। इसी के नीचे कंटिन्यू करना है आप लोगों को एक्चुअली। देखिए, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो स्टमक है वो रेनिन का स्त्रावन किस रूप में करता है? प्रोरेनिन में। ठीक है, प्रोरेनिन के फॉर्म में इसने रेनिन का स्त्रावन किया है। अब ये जो प्रोरेनिन होता है ये संपर्क में आता है कैसिनोजन। किसके संपर्क में आता है प्रोरेनिन? कैसिनोजन के संपर्क में आएगा। कैसिनोजन किसमें होता है? दूध में। ठीक है, चाहे वो हम लोग पी रहे हैं चाहे एक छोटा बच्चा पीता है। समझ में आया? जैसे ही प्रोरेनिन आपका कैसिनोजन, सॉरी, टेक माय वर्ड्स बैक, इट इज अ प्रोरेनिन। मुझे याद नहीं रहा। प्रोरेनिन पहले HCl के संपर्क में आएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? रेनिन में। ठीक है, रेनिन के संपर्क में आएगा। अब प्रोरेनिन क्या होता है? इनएक्टिव फेज है, निष्क्रिय अवस्था है रेनिन की। वहीं रेनिन क्या है? सक्रिय अवस्था होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये रेनिन जो है अब किसके संपर्क में आएगा? कैसिनोजन के संपर्क में आएगा। और कैसिनोजन किसमें उपस्थित होता है? दूध में। ठीक है, रेनिन अब जैसे ही कैसिनोजन के संपर्क में आता है कन्वर्ट हो जाता है कैसीन में। इसमें कैसीन में, या फिर किसी किसी बुक में सुनने को मिलेगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, ये क्या करता है? रेनिन जैसे कैसिनोजन के संपर्क में आया, किसमें बदल दिया कैसिनोजन को? इसने कैसीन या फिर कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, अब ये कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होता है ये किसके संपर्क में आएगा? कैल्शियम आयन के में। कैल्शियम आयन हमें कहां से मिलता है? कहां से? दूध से। कैल्शियम मौजूद होता है दूध में। ठीक है, तो कैल्शियम पैराकैसिनेट जैसे ही आपका कैल्शियम के संपर्क में आएगा तो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम
कैल्शियम कैसिनेट में, ठीक है। अब ये जो आपका कैल्शियम कैसिनेट होता है, यही थोड़ा सा दही जैसे रूप में होता है, थक्का जम जाता है, जैसे दूध के थक्के के रूप में मौजूद होता है ये। दूध का थक्का, क्लॉट, क्लॉट जानते हैं सभी, जैसे हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है ना, सेम इसी तरीके से दूध की जब क्लॉटिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कैसिनेट। समझ में आया, जिसको बच्चा बाद में वोमिट करता है। समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम रेनिन को किस नाम से और जानते हैं, कर्डलिंग एंजाइम के नाम से। क्लियर, नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया, गुड। अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे एंजाइम के बारे में, और जो होता है जठरीय लाइपेज। ठीक है, जठरीय लाइपेज का काम क्या होता है, ये वसा का पाचन करता है। किसका, वसा का पाचन करता है। क्लास पहले समझ लीजिएगा, वसा का पाचन करता है, लेकिन हमारे स्टमक में वसा का बहुत ज्यादा अमाउंट में पाचन नहीं हो जाता। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन का पाचन देखा था, क्लियरली हो रहा था, ठीक है। वहीं हम लोगों ने आगे दूध का भी देखा था, लेकिन वसा का पाचन आमाशय में जनरली बहुत ज्यादा नहीं होता। वसा का जो पाचन होता है ये आपका ग्रहणी में होता है। कहाँ होता है, ग्रहणी सब जानते हैं, ड्यूडेनम। जो भी स्टमक का डायग्राम बनाया था ना, तो उसको आगे की तरफ आप और लेके जाएंगे, यू आकार के जो संरचना देखने को मिलती है, दैट इज अ ग्रहणी। ग्रहणी में आकर खुलता है आपका पैनक्रियास, अग्नाशयी रस। समझते हैं ना। तो अग्नाशयी रस के माध्यम से, जैसे अग्नाशयी रस ग्रहणी में पहुंचता है, वहां पर वसा का वसीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, वसीकरण। वसीकरण मतलब इसका पाचन होने लगता है इमल्सिफिकेशन मेथड के थ्रू। समझ में आया। तो हम वसा का पाचन कहाँ पढ़ते हैं, डियोडिनम में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आमाशय में इसका पाचन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, वसा का पाचन कहाँ होता है, डियोडिनम में होता है, अग्नाशयी रस के माध्यम से। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एंजाइम, इंट्रिंसिक कारक। इंट्रिंसिक कारक, ठीक है ना। इसे हम लोग जनरली IF के नाम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, हम इसको एक नाम और देते हैं जिसे कहा जाता है कैस्टल कारक। इसे हिंदी में भी हम कैस्टल या कैसल लिखते हैं, टी साइलेंट कर दो, कैसल का। समझ में आया। अब इसका काम क्या होता है, ये हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें जो विटामिन B12 होता है ना, उसको अवशोषित करता है। क्या करता है, ये कारक हमेशा
B12 विटामिन B12 को अवशोषित करने का काम करता है। हमारी जो बोन मैरो से जो क्या बोलते हैं अस्थि मज्जा जो होती है उससे जो आरबीसी बनती है उसके मैचुरेशन में भी हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब चूंकि मैचुरेशन का तो यहाँ हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पाचन पढ़ रहे हैं ना, तो पाचन में किस तरह मदद करेगा ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करके, उसको अवशोषित करके। इसीलिए हम इंट्रिंसिक फैक्टर को एक नाम और देते हैं, दैट इज अ B12 कारक। यहां से एक क्वेश्चन बनता है B12 कारक क्या होता है और इसको ये क्यों कहा जाता है। तो B12 कारक इंट्रिंसिक कारक को कहा जाता है क्योंकि ये विटामिन B12 को अवशोषित करता है। क्लियर है? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको बात समझ में नहीं आ रही इंट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड या अभी तक जो कराया है, हाथ खड़ा करके बताएं मुझे जरा। क्लियर है सभी स्टूडेंट? सेकंड ईयर सबसे पूछ रही हूँ, क्लियर है? गुड, क्लियर है, गुड। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पर अब क्लियर होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कल क्या है? गणेश चतुर्थी? पता नहीं बेटा, ये तो हम लोगों को आपसे पूछना चाहिए, छुट्टी है क्या? आप लोगों तक पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है छुट्टियों की। हो गया? लिख लिया? गुड। प्लस यहाँ पर क्लियर होते हैं हमारे केंद्रीय कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होने वाले एंजाइम्स। ठीक है, फंडिक रीजन में दो प्रकार की कोशिकाएं बताई थी ना आप लोगों को, मुख्य कोशिका और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो मुख्य कोशिकाओं का कार्य यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यही तो लिखवाया था ना, उससे पेप्सिन, ब्रेनडेन, जिटरी लाइपेज, इन सब का स्त्रावन होता है, जबकि ऑक्जेंटिक सेल से सिर्फ और सिर्फ HCl का स्त्रावन होता है। ठीक है, बस बिल्कुल बनाते जाइए आप।
कैल्शियम आयन, सॉरी कैल्शियम नहीं है, क्लोराइड है। हो गया, ड्रॉ किया ना ये डायग्राम? गुड। आप लोगों से हर बार बोला जाता है क्लास मास्क के लिए, और हर कोई आते, देखो आप लोगों को टोक कर चलता है, खुद से ही रखो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ठीक है, चलें। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले अपने HCl के स्रावन के बारे में। ठीक है, HCl का स्रावन कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं में भी इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती है, या एक विशेष प्रकार का स्थान मौजूद होता है जिन्हें हम बोलते हैं कैनालिकुलस। ठीक है, तो HCl का स्रावन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं की कैनालिकुलस में होता है। किसी किसी बुक में ये कैनालिकुलस की जगह कैनालिकुली दिया हुआ। ठीक है ना, कैनालिकुली क्या होता है, डिफरेंस दोनों में अंतर क्या है? कैनालिकुलस मतलब एक वचन है, ठीक है, कुलस एक वचन है, वही कैनालिकुलस क्या हो जाएगा, क्यूली, वो आपका प्लूरल हो जाएगा बहुवचन में। ठीक है, होता एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी पैराइटल कोशिका या ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है, हमारे इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सबसे पहले वो विघटित होता है। क्या हो जाता है? विघटित होगा। ठीक है, और किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H आयन में और OH आयन में। अब भाई जाहिर सी बात है, हमें HCl का स्त्रावन कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? H आयन की और क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट? अब देखिए H आयन तो हमको यहाँ से मिल गए वाटर मॉलिक्यूल के विघटित होने से, समझ में आया? अब लेकिन अगर ये OH आयन आपके इसी कोशिकाओं में रह जाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, हानिकारक रहेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें इन OH आयन को कैनालिकुलस से हटाना है। समझ में आया? तो कैसे हटाएंगे? ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, वो भी एक एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। समझ में आया? तो एक जल का अणु और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की उपस्थिति में आने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2CO3 में। कोई परेशानी? अब ये H2CO3 और ये OH आयन, ठीक है, दोनों संपर्क में आते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं HCO3 में और वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल का तो यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा बनता है हमारे उसमें तो ये भी बाहर निकलेगा। लेकिन ये HCO3 जो है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये हमारे कैनालिकुलस से होता हुआ बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है ये? बाहर। बाहर क्या होगा? यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा मौजूद होता है, रक्त का प्लाज्मा। ठीक है, कहाँ पर आ गया अब ये आ गया हमारे रक्त में। ठीक है, लेकिन HCO3 जैसे ही हमारे रक्त में प्रवेश करता है, हमारे रक्त का पीएच लेवल अचानक क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होने की वजह से यहाँ से हम बोलते हैं क्षारीय ज्वार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? क्षारीय ज्वार। क्षारीय ज्वार का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में HCO3 कहाँ आ रहा है? आपके ब्लड में आ रहा है, रक्त में आ रहा है, इसीलिए वहां एकदम जो आपका पीएच होगा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्षारीय ज्वार आपके रक्त में उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि HCO3, ठीक है, ये आपके इस कैनालिकुलस से कैसे जाएगा ब्लड प्लाज्मा में? तो यहाँ पर ये जाता है एक वाहक क्रियाविधि के माध्यम से। वाहक क्रियाविधि समझते हैं आप लोग? वाहक, यहाँ पर कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल एक वाहक की तरह काम करेगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता वाहक का मतलब क्या होता है?
हाथ खड़ा कर ले ईमानदारी से। पता है वाहक माने क्या होता है? नहीं मालूम। देखिए, अगर मैं बोलूं मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, एक डीलर हूँ, आपको आपने मुझसे कोई भी सामान परचेज किया है, सोफा सेट आपने परचेज किया है, ठीक है, तो आप तो ऑर्डर देके चले गए, मैं क्या करूंगी, आपके सोफा सेट को किसी एक वाहक की मदद से, वाहक क्या होगा, ट्रक होगा, ट्रक, मैंने सामान उस ट्रक में रखा और ट्रक ने वो सामान आपके घर तक पहुंचाया, फिर वो ट्रक जो है लौटकर मेरे पास आ गया, आप ट्रक तो नहीं रख लोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रक होता है वो वाहक का काम करता है, कैरियर का काम करेगा। समझ में आया? इसीलिए कहा जा रहा है ये HCO3 किसी एक अणु के साथ जुड़ा, जुड़ने के बाद अणु उसको कहाँ लेकर गया है, यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में, और इस HCO3 को यहाँ पर छोड़ दिया। समझ में आया? छोड़ने के बाद ये तो लौट कर आएगा ना अणु, लेकिन ये लौट कर आए, अकेला लौट कर आने से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करता है ये, हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो Cl नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, जो आपके क्लोराइड आयन होता है, इसको भी साथ में लेकर आता है, कहाँ, इस कैनालिक्यूलस में। क्लियर है? ये जैसे ही क्लोराइड आयन आपके कैनालिक्यूलस में एंट्री करेगा, वैसे ही ये वाला H आयन और ये एंट्री करने वाला क्लोराइड आयन, ये एंट्री करने के बाद क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं, और फिर बाद में हम जब भी कुछ खाते हैं तो HCl का स्रावन इस तरीके से होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर HCl के निर्माण की विधि आप लोगों ने पढ़ ली। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसे HCl नहीं समझ में आया किस तरह से होता है ये, इसका स्रावन या फिर इसका वो, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्लियर? गुड। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।